बायोलॉजी के शैक्षणिक वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। क्या आप जानते हैं कोशिका क्या होती है, कहाँ पाई जाती है? कोशिका सभी जीवों का मूलभूत आधारीय संरचनात्मक इकाई होती है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है पादप कोशिका, दूसरी होती है जंतु कोशिका। आइए इस वीडियो के द्वारा हम इनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं हम कि कोशिका क्या होती है। देखिए, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है एक स्क्वायर के अंदर कुछ कोशिकाएं बनी हुई है। ये कोशिकाएं गोलाकार भी हो सकती है, षटकोणी भी हो सकती है, अष्टकोणीय भी हो सकती है। यानी कोशिकाएं अलग अलग आकार की हो सकती है। कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम, मूलभूत और संरचनात्मक इकाई होती है। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के द्वारा कोशिका को देखा था। ये कोशिकाएं मधुमक्खी के छत्तेनुमा रचना के रूप में बिल्कुल सघन रूप से व्यवस्थित होती है। कोशिका का शाब्दिक अर्थ ही कहा गया है एक छोटे कमरेनुमा रचना। इसके बाद सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी पूरी संरचना का अध्ययन किया था। नीचे की ओर आपको एक और डायग्राम दिखाई दे रहा है। दो तरह की कोशिकाएं बनी हुई हैं, यानी असंख्य कोशिकाएं आपस में मिलकर जिस गोलाकार रचना का निर्माण करती है उसे ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, रचना और कार्य में एक समान होता है ऊतक कहलाता है। कोशिका की उपस्थिति के आधार पर या कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, और जिन जीवों का शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यहाँ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण होते हैं मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, अन्य समुद्री जीव, डायटम, सिलेंट्रेट्स, आर्थ्रोपोड। इसके बाद कोशिका के अंदर अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं, रचनाएं पाई जाती है जो कोशिका के विभिन्न जैव रासायनिक कार्यों को संपन्न करते हैं। इन्हें कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बनी होती है। ये 3 भाग होते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और केंद्रक। इनके अलावा ये जितने भी भाग दिख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, राइबोसोम, ये सभी कोशिकांग कहलाते हैं। कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। अब क्लोरोफिल की उपस्थिति के आधार पर
कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। एक क्लोरोफिल युक्त कोशिका पादप कोशिकाएं कहलाती है, दूसरी क्लोरोफिल रहित कोशिकाएं जंतु कोशिका कहलाती है। इसके अलावा भी मानव शरीर में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए आप, ये दिख रही है तंत्रिका कोशिका, वसा कोशिका, स्पर्म सेल, ओवम सेल, चिकनी रेखित पेशी कोशिका, ब्लड सेल्स और बोन सेल्स अस्थि कोशिका। यानी इतनी तरह की अलग अलग कोशिकाएं मनुष्य के शरीर के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद अभी हमने बात करी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो तरह की मानी गई है। ये दिख रही है जंतु कोशिका, जिसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, और जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे पादप कोशिका कहा जाता है। इसके अलावा इन दोनों कोशिकाओं में मुख्य अंतर होता है वैक्यूल्स का, रिक्तिकाओं का। पादप कोशिका के अंदर जो रिक्तिकाएं अपेक्षाकृत आकार में बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर ये रिक्तिकाएं आकार में बहुत ही छोटी होती है। इसके बाद हम पूरी जानकारी देखने का प्रयास करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है और यह पतली लचीली होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। देखिए इस चित्र में आप, ये बाहर की तरफ जो झिल्ली दिखाई दे रही है ये प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है और इसी के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान वायुमंडल से होता है। इसके अलावा पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर ये देख सकते हो आप, एकोट भित्ति पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, और यह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और यह अपेक्षाकृत कठोर होती है। इसके बाद जो अगला भाग आता है हमारा, वो होता है केंद्रक। ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। ये गोलाकार रचना होती है, इसके अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है दोनों में ही, और इसमें पतली धागे नुमा रचनाएं पाई जाती है। इन धागे नुमा रचनाओं को हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। केंद्रक को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी खोज करी थी, और इन क्रोमोसोम जो धागे नुमा रचनाएं हैं, इन पर गोलाकार उभरी हुई रचनाएं क्रोमोमियर होती है, जिन पर डॉट नुमा रचना जीन्स पाए जाते हैं, और इन जीन्स के अंदर ही आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, और ये डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को ले जाता है। इसके बाद अंदर की ओर एक द्रव बिखरा हुआ पाया जाता है, अपेक्षाकृत गाढ़े रंग का होता है, और सभी कोशिकांग इसके अंदर स्थित होते हैं, और इसी को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके बाद देखिए ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, कोशिका झिल्ली से केंद्र की झिल्ली के बीच में जो जाल नुमा रचना पाई जाती है, इसमें भी देखिए ये केंद्रक से कोशिका झिल्ली के मध्य में जाल नुमा रचना, ये कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर आप देख सकते हो ये गोलाकार उभरी हुई रचनाएं दिखाई दे रही हैं दोनों में ही। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उपस्थित होते हैं उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और जिनमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। यह
कोशिका के मुख्य आधारी ढांचे के रूप में कार्य करती है, अर्थात इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। बाहरी और भीतरी दोनों ही भाग इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा सधे हुए रहते हैं। इसके बाद अगला भाग आता है गोल्जी उपकरण। ये दिख रही है लंबी पतली गोलाकार वेसिकल नुमा रचना। इसकी खोज सर्वप्रथम कैमेलियो गाल्गी ने करी थी और इनके द्वारा लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है और ये गोल्जी काय उत्सर्जन, कोशिकीय पदार्थ आदि का स्त्रावण और संचय करने का कार्य करता है। इसके बाद कोशिका का जो मुख्य भाग आता है, देखिए आप, ये होता है राइबोसोम और ये गोलाकार डॉट डॉट नुमा रचनाएं दोनों ही कोशिकाओं में हमें दिखाई दे रही है। देखिए आप, इनको कहा जाता है राइबोसोम। इन राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना और यह प्रोटीन मैसेंजर आरएनए के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। इसके बाद अगला जो भाग दिखाई दे रहा है हमको, ये होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक विशेष प्रकार के कोशिकांग होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और कोशिकाएं लगातार नई बनती है और पुरानी नष्ट होती है। तो पुरानी नष्ट हुई कोशिकाओं को भक्षण करने का कार्य लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है और जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो रही है तो उसके पाचक एंजाइम भी बाहर निकल आते हैं और वो कोशिका को ही खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण भाग आता है पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गोलाकार उभरी हुई रचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं और इस क्रिस्टी के अंदर ही एटीपी का संश्लेषण होता है और ये एटीपी को ही ऊर्जा की करेंसी इकाई माना जाता है। कार्य करने के लिए कोशिकाओं को ऊर्जा यहीं से प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद पादप कोशिका में ही एक मुख्य रचना पाई जाती है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। अब ये किसके अंदर पाए जाते हैं? मुख्य भाग होता है प्लास्टिड। अब यह प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और यह दो प्रकार का होता है। देखिए आप, ये दिखाई दे रहा है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। जो रंगीन होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं और जो सफ़ेद या रंगहीन होते हैं उन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यानी कि जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है उन प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक भाग होता है ग्रेना, दूसरा होता है स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि केंद्रक के अंदर तो डीएनए होता ही है, इसके अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे दो कोशिकांग हैं जिनके अंदर भी डीएनए पाया जाता है और इनके द्वारा भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ आनुवंशिक गुण पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद जो मुख्य रचना आती है जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है, ये देख रहे हैं आप, वैक्यूल्स, रसधानियाँ।
ये पादप कोशिका में बड़े आकार की होती है और जंतु कोशिका में छोटे आकार की पाई जाती है। इन रसधानियों, इन वैक्यूल्स का कार्य होता है कोशिका को आर्द्रता और कठोरता प्रदान करना, और इन वैक्यूल्स के अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ पाया जाता है। ये तो हो गई कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी। अब इस चैप्टर में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका का नामांकित चित्र। इसके अलावा जो अगला मुख्य क्वेश्चन पूछा जाता है वो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। देखिए स्क्रीन पर दिखाई